नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि आजम खान की। 27 महीनों की जेल काटकर आखिरकार आजम खान आज सुबह सीतापुर से जेल से बाहर आ चुके हैं। बीते 27 महीनों में अलग अलग मामलों की सुनवाई और पेशी के दौरान आजम खान जेल से कई बार बाहर निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 2.25 साल से ज्यादा वक्त के बाद आज सुबह आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए और अपने परिवार और समर्थकों के साथ अपने शहर रामपुर पहुंचे। और रामपुर पहुंचते ही आजम खान पहले दिन ही अपने पुराने तेवर में नजर आए, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेल में बिताए अपने 27 महीनों का अनुभव साझा किया और तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन उसके पहले आजम खान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अपने चिरपरिचित अंदाज में सबसे पहले अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए और आज शुक्रिया अदा करेंगे उस अदलिया का, इंसाफ करने वालों का, जिन्होंने ये साबित किया कि अभी इंसाफ का ज़मीर जिंदा है। रामपुर पहुंचने के बाद आजम खान ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बीते सीतापुर जेल में बिताए अपने 27 महीनों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इतना लंबा वक्त जेल में उस कोठरी में बिताया जहां रहना बेहद मुश्किल था। बेशक हमने ये गलियां तकरीबन 3.5 बरस बाद देखी हैं। बेशक और हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मोजज़ा सा है। बेशक क्योंकि हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दे जाना होता। बेशक और हमारे कमरों के पास ही फांसी घर भी था। हम अकेले थे। अपने बच्चे के आने के बाद, बीवी के आने के बाद बस दीवारें थीं, छत थी। रात होती थी तो सुबह का तस्वुर करते थे और सुबह होती थी तो रात का सोचते थे। बेशक और इसी तरह आप लोगों से जुदा होकर बहुत कठिन वक्त गुजारा। 89 मामलों में जमानत के बाद जेल से रिहाई होने पर आज आजम खान बेहद भावुक दिखे और अपनी तकरीर में बिना नाम लिए उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने उनकी जेल यात्रा के दौरान आजम खान से दूरी बना रखी। इस दरख्त की जड़ों में जहर डालने वाले लोग अपने हैं। बेशक गम ये नहीं है कि इस दरख्त के दुश्मन कौन हैं। बेशक शर्म इस बात की है कि इस तालीमी मिशन को नुकसान पहुंचाने वाले या नफरत के एजेंडे वालों की तरफ से है। लेकिन ज्यादातर जुल्म तुम पर, हम पर और हमारे आने वाले हमारे ही अपने हाथों से हुआ। हमें दुआ करनी चाहिए कि मालिक उनकी इस्लाह करे। आजम खान ने अपने सियासी सफर को याद दिलाते हुए समर्थकों से कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब वो जेल गए, लेकिन 40 साल का उनका सफर बेकार नहीं जाने वाला है। और जो रिश्ते आज भी हैं उनमें तसव्वुर भी नहीं था कि जुदाई होगी। जब बहुत छोटी उम्र थी तब मुल्क में इमरजेंसी लग गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम सेक्रेटरी थे यूनियन के, तब भी हमें गिरफ्तार होना पड़ा था और 2.25 साल बनारस की जेल काटी थी। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी कुर्बानी हालात ने हमसे ली थी और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं हालात ने कभी कोई कुर्बानी दी। 40 साल का 20 का सफर बेकार नहीं जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं रामपुर से। विवेक, अगर हम बात करें रामपुर में अपने घर पहुंचने से पहले जो उन्होंने अपने समर्थकों से बात की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, दिल से बोला आजम खान ने अपने घर पहुंचने से पहले लोगों के बीच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा डिप्लोमेटिक है या फिर तबीयत सही नहीं रही होगी, लेकिन बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि इस दरख्त में जिसने जहर डालने का काम किया वो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन आकाश की कसम कि एक बार फिर से कोपले खिलेंगी और बहुत कुछ उन्होंने कहा।
बिल्कुल अवधेश, देखिए आजम खान ने जो भी बातें कही हैं, एक तो इशारों में कही हैं, खुलकर बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं कही। उनके दिल में बहुत गुबार भरा हुआ है। पिछले 27 महीनों के दौरान जब वो जेल में रहे तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, पॉलिटिकली हुई, सोशली हुई, जेल के अंदर जो बातें हुई उनके साथ। उनका कहना है कि बहुत ख़राब माहौल में उनको रखा गया, उनको किसी बड़े आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया जेल में। ये बात उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी कही, और समाजवादी पार्टी के जो विधायक उनसे मिलने गए थे आजम खान से जेल में, उन्होंने भी ये बात कही। समाजवादी पार्टी के जो लखनऊ से विधायक है रविदास मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि एक बड़े अपराधी की तरह उनको रखा जा रहा है। वो एक सदन के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, लेकिन उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो जेल में उनका एक मानक होता है ऐसे विधायकों का, और जो जेल में रहते हैं उनका एक मानक होता है, उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, वो नहीं दी जा रही हैं। उनको एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है। ये बहुत सारे दंश उनके अंदर भरे हुए थे, बहुत सारा गुबार भरा हुआ था, बहुत सारा दर्द भरा हुआ था, और वो बोलना चाहते थे। जब जैसे ही सीतापुर जेल से जैसे ही वो बाहर निकले थे, तब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि वो बात कर लें, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था, इतनी भीड़ थी, और उनकी जो बाउंसर्स की टीम थी वो उनको एक सुरक्षा घेरे में लेते हुए आगे चली गई। वहाँ नहीं बोल पाए, लेकिन यहाँ पर आके रामपुर में अपने आवास पर उन्होंने बोला, और बोला क्या, इशारे किए, लगातार इशारे किए। उन्होंने अखिलेश से जो सवाल था, जो अखिलेश के साथ तल्खियाँ थी, उस पर सवाल किया, तब भी उन्होंने इशारा किया, और बहुत सारे इशारे ऐसे किए कि उनको जो आज इस हश्र तक, इस अंजाम तक जिन लोगों ने पहुंचाया है वो उनके अपने ही थे। यानी उन्होंने इशारा ये भी किया, नाम किसी का नहीं लिया, सिर्फ इशारा किया कि उनके अपने लोग ही हैं जिन्होंने आज इस अंजाम तक पहुंचाया। तो बहुत सारे इशारों की बातें, और ये भी इशारा एक उन्होंने दिया है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से जो उनकी तल्खियां हैं, अखिलेश यादव से तल्खियां हैं, मुलायम सिंह यादव से नाराजगी हैं, उसको लेकर, और जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने उनसे मुलाकात की, जेल में रिहाई से पहले शिवपाल सिंह यादव पहुंचे थे, शिवपाल ने भी एक इशारा किया, तो आजम ने भी एक इशारा किया, जरूर कोई ना कोई राजनीतिक खिचड़ी पकेगी, और आने वाले समय में यानी 2024 का जो चुनाव होना है उसके पहले कोई ना कोई गठबंधन बनेगा। और ये इसलिए बात कहीं ना कहीं इशारा, बड़ा इशारा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी में गए नहीं हैं। बहुत चर्चा चल रही थी कि शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कई बार तो एक तरह से इशारा ही हो गया, एक तरह से तय हो गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इशारे कर दिए गए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव अभी तक नहीं गए। और आजम खान से उनका लगातार मिलना, समाजवादी पार्टी के जो कुछ नेता हैं, विधायक हैं, उनका लगातार मिलना, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का मिलना, कांग्रेस के नेताओं का मिलना, मुस्लिम समाज की नाराजगी, लंबा सिलसिला चला था, और ये माना जा रहा है कि राजनीतिक खिचड़ी पक सकती है, लेकिन क्या पकेगी उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी कि 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही इस मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। और ये देखिए, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम आदेश आ गया है, जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे। मस्जिद में क्या होगा, तो निर्देश ये है कि वजू खाना सील रहेगा, लेकिन नमाज जारी रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी आदेश दिया गया है जिला प्रशासन को कि डीएम नमाजियों के वजू की व्यवस्था करे। तो ज्ञानवापी मामले पर 3 सुप्रीम आदेश आ जाए हैं। पहला, ये सुनवाई कहां होगी, तो अदालत ने साफ कर दिया है कि जिला जज मामले को सुनेंगे, 8 हफ्ते में मामला निपटाएंगे। मस्जिद में क्या होगा, तो मस्जिद में यह होगा कि वजू खाना सील रहेगा, नमाज लेकिन रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सवाल तीसरा उठा कि अगर नमाज करेंगे नमाजी तो वजू कहां करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डीएम नमाजियों के वजू की व्यवस्था करे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा। और इधर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि सबको पता है कि इस मामले की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती थी, फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें मामले को उलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी।
अब हमारी मांग है कि तुरंत ये तय हो कि वाकई में ये शिवलिंग है या नहीं, और अगर शिवलिंग है तो पूजा का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला मुझे लगता था कि लोग उलझाने के लिए ले गए थे। वैसे तो ये सबको पता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये लोअर कोर्ट चूँकि काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। अब चूँकि अधिकार भी मिल गया है यहाँ सिविल कोर्ट को, तो ये इस पक्ष का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उसको प्रकट करेंगे, तो सामने लाकर इसका निर्धारण कर लेना चाहिए। पहले तो हम ये चाहते हैं कि निर्धारण हो कि वास्तव में शिवलिंग है कि नहीं, और शिवलिंग यदि है तो शिवलिंग के पूजन का अधिकार हम मांगेंगे। आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा की विधानमंडल की कार्रवाई पूरी तरह से पेपरलेस हो गई। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधान भवन पहुंचकर ई विधान प्रणाली का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई विधान प्रणाली के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानमंडल का मूल काम कानून बनाना है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि कानून बनाने में विधानमंडल सदनों में चर्चा और संवाद में कमी आ रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से 25 करोड़ जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। विधानसभा में ई विधान लागू किए जाने पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों और विधानसभा सदस्यों को भी टेक्निकल ट्रेनिंग और तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। विधान लागू होने के बाद हम इस पूरी विधानसभा को फेज वाइज पेपरलेस बनाने के साथ ही जो हार्ड कॉपी हमारे पास आती थी उस व्यवस्था को धीरे धीरे करके समाप्त करते हुए हम लोग एक समय आएंगे कि हमारा माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक अपने टैबलेट या अपने सारे कार्यक्रमों को ई विधान के माध्यम से ही जोड़ करके उसने अपनी सीट पर बैठा, और सबसे अच्छी व्यवस्था ये होगी कि वह अपनी सीट पर आके बैठेगा और वहीं से उसकी सारी गतिविधियां उसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। 23 मई से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज इस मौके पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी देखने को मिली, जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ई विधानसभा ट्रेनिंग को लेकर सीएम योगी पर तंज कस दिया और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि मेरी और मुख्यमंत्री जी की अलग अलग ट्रेनिंग कराएं। दरअसल अखिलेश यादव लगातार तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते रहे हैं और सीएम योगी के टेक्नो फ्रेंडली न होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के तंज का जवाब तंज से देते हुए अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत दे दी। कैसे मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर पलटवार किया, देखिए। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग, क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे। इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। ये सदस्य बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनको अब तक ये लगता रहा होगा कि हो सकता है कि इसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता हमारी नहीं, यद्यपि हमारे ई कैबिनेट पहले से है। हमने ई बजट 2 वर्ष पहले ही प्रदेश में यहाँ लागू कर दिया था, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम तकनीक से भागे ना, उसको अंगीकार करें। हाँ, उसका पिछलग्गू भी ना बने। फील्ड विजिट हमारे होते रहने चाहिए, क्षेत्र का विजिट होते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि क्षेत्र विजिट के लिए आप भी ये मान लें कि अब हम वर्चुअल ही सबसे संपर्क करके काम चल लेगा। जनता से संवाद के लिए आपको प्रत्यक्ष जाना ही होगा, और नहीं तो वर्चुअली जड़ने की बात तो फिर जनता भी उस समय चुनाव के समय यही कहती है कि आप वर्चुअली वोट भी ले।
बजट सत्र से पहले भाजपा ने विधान परिषद में सदन के नेता का बदलाव किया है। पार्टी के सीनियर नेता और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में सदन के नेता होंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह अब स्वतंत्र देव सिंह को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वो फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस बीच बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 22 मई को बुलाई गई है। हम आपको फिर बता दें कि यूपी विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को 23 मई से शुरू होने जा रहा है। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार की तरफ से ये पहला बजट दूसरे कार्यकाल का पेश किया जाएगा। सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और जहां खामी मिल रही है वहां अधिकारी और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगा रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश मेडिसिन सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पहुंच गए और इस दौरान एक्सपायरी दवाओं और अव्यवस्था को देखकर उनका पारा चढ़ गया। इसके बाद वहां पर मौजूद कर्मचारियों से जवाब तलब किया और जमकर फटकार लगाई। सुनिए। कंपनी वो भी सप्लाई कर रही है, कर्मचारी सप्लाई कर रही है। शक्ति दवाई कहाँ रखा दिखाओ? नहीं सर, दवाई नहीं, कर्मचारी सप्लाई। तो कौन चीज रखने जा रहे थे बताओ? अभी क्या उठाने जा रहे थे? नहीं यार सर, आपको देख के थोड़ा डर गए। नहीं तो डर नहीं, कहाँ ले जा रहे थे? इधर तो तुमने सर आपको देख सब लोग हट गए थे। इधर कहाँ जा रहे हो? परमानेंट यहीं रहते तुम? कैसा काम धाम चल रहा है? दवाई कंपनी वाले आते हैं? कितने लोग आते हैं? नहीं 2-4 लोग आते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से? बड़ी बड़ी गाड़ी मतलब ट्रक की बात? अरे ट्रक की नहीं, कारों से। कारों से कौन आता है ये बताओ पहले। पैसा आते हैं? मुझे बता रहा है। चलो भैया, कंपनी यहाँ से कोई रहता सब ऑफिस जाते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आते हैं? यहाँ कोई मतलब ही नहीं। चलिए, जगह की कमी, स्टाफ की कमी, सब ऊपर भी तो क्वालिटी कंट्रोल है। कितना ऊपर है? कितना ऊपर है? 3 वो सामने, बहुत ऊपर है। वो सामने कोई है वहाँ नहीं कर्मचारी है? चलो देखते हैं। ये दवाई का पैसे किस लिए आए? तो हमारी दवाई है ना ये? जी जी, स्टोर की दवाइयाँ है ना? जी जी। देखो भैया कैसे एक्सपायर कर गए भैया, देखो देखो भैया, ये एक्सपायर नहीं है सर। एक्सपायर नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल की आई है? जी सर। ठीक है। तो देखा आपने, लगातार एक्शन में है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लगातार अस्पतालों का और ऐसे स्टोर्स का निरीक्षण करते रहते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। वो 5 जून को अयोध्या आने वाले थे, जिसे लेकर भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी दी थी कि जब तक राज ठाकरे उत्तर प्रदेश के लोगों से माफी नहीं मांगते तब तक अयोध्या में उनको नहीं घुसने दिया जाएगा। अब राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हुआ तो भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक और बार पलटवार कर दिया। राज ठाकरे बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूँगा इस अवसर से वो फिर चूक गया। अगर वो हमारे संतों से माफ़ी मांग लेता, योगी जी से माफ़ी मांग लेता, मोदी जी से माफ़ी मांग लेता, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बड़ा महान लोग हैं यहाँ की, तो इनका गुस्सा कम हो जाता। माफ़ी ना मांग करके उसने घाव को ताज़ा कर दिया। फिर माफ़ी ना मांग करके उसने घाव को फिर हरा कर दिया। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही है हमारे साथ।